नमस्कार। आप सभी का संस्कृत के तीसरे अध्याय में स्वागत है। पहले अध्याय में हमने संस्कृत वर्णमाला के बारे में जाना, जिसमें हम स्वर और व्यंजन उनके बारे में हमने जाना कि हम उनका उच्चारण कैसे कर सकते हैं। और आज के इस अध्याय में हम जानेंगे स्वर मात्राएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पास जो स्वर होता है वो है ए स्वर का कोई भी चिन्ह नहीं होता, कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता। और ये जब भी किसी हलंत के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो हलंत हट जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो क जमा क, तो हमने ये देखा कि क के जो हलंत है वो स्वर का प्रयोग करने से हट गया है। तो उदाहरण के लिए हम लेंगे कविही, कविही। तो इसी तरह स्वर जो है उसका कोई भी चिन्ह नहीं होता और उसका प्रयोग अगर किसी हलंत वाले वर्ण के साथ उसका प्रयोग किया जाता है तो उस स्वर का हलंत हट जाता है। तो जैसे कि क जमा क, उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कविही। दूसरा स्वर जो है वो है आ स्वर की जो मात्रा है, उसका जो मात्रा चिन्ह है वो ये वाला है, ये आ की मात्रा है। तो अगर इसका प्रयोग भी अगर किसी भी वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है तो उसका हलंत तो हट ही जाएगा और उसके साथ आ की मात्रा भी जुड़ जाएगी। जैसे कि मैं जमा आ, माँ, माता, या फिर हम कै जमा आ का, और तै जमा आ ता। तो इस तरह से हम और भी बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। और अगला जो स्वर है वो है ई की मात्रा ये वाली मात्रा चिन्ह होता है। और इसका प्रयोग जब भी हम किसी वर्ण के साथ करते हैं तो ई की मात्रा उसमें जुड़ती है और हलंत हट जाता है। ये हम पहले भी जान चुके हैं। पहले अध्याय में संस्कृत के दूसरे अध्याय में हमने ये पहले ही जाना है कि जब भी हम किसी भी वर्ण का स्वर के साथ जब प्रयोग करते हैं तो उसका हलंत हट जाता है और अगर उस स्वर की जो मात्रा चिन्ह होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे ई की मात्रा पै जमा ई, पी, पीक, पीकह, पीकह। और इसको छोटी ई भी कहा जाता है। ये छोटी ई की मात्रा भी होती है। ये बड़ी ई की मात्रा है जिसमें ये हम इसको कह सकते हैं कि ये दीर्घ है। इसमें उच्चारण में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। तो जैसे न जमा ई, नी, इसको कैसे बोलेंगे? पी, इसको नी। और इसका उदाहरण अगर देखें तो नीलह, नीलह। चलिए अगला है ऊ का जो मात्रा का चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। और जैसे हम अगर इसका एक उपयोग करके देखें तो स जमा ऊ, सु, शुक्रः, शुक्रः। र जमा ऊ,
रू। इसमें यहाँ इसमें ये देखें कि रै का जो प्रयोग, अगर ऊ, इसको छोटी ऊ भी कहते हैं, अगर छोटी ऊ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर बड़ी रू होगी तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि रै के साथ बड़ी ऊ की मात्रा है, और इससे हमें ये पता चलेगा कि रै के साथ छोटी ऊ की मात्रा है। इसको छोटा ऊ भी कहते हैं, इसको बड़ा ऊ। ये हर्ष है, ये दीर्घ है, इसका उच्चारण में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है इसके तुलना में। तो ऊ, सै जमा ऊ, सु, शुक्र, रै जमा ऊ, रू, पुरुष, पुरुष, पुरुष। ऊ, इसमें ये दीर्घ है, इसमें उच्चारण में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। ऊ, ऊ, य जमा ऊ, यू, मयूर, मयूर, रै जमा ऊ, रू, रूपम, रूपम। तो ये इनका फर्क होता है। जैसे ई है, ई, ये जो छोटा ई है वो हर्षव है, और बड़ा जो ई है वो दीर्घ है। ठीक उसी तरह ऊ, जो छोटा ऊ है वो हर्षव है, और जो बड़ा ऊ है वो दीर्घ है। उसी तरह र, र, मैं जमा र, मृ, मृग, मृग। उसी तरह र, दीर्घ, त जमा र, त्र, मात्र, मात्र। बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हम आगे चलकर देखेंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होते हैं। तो ये एक बहुवचन का उदाहरण होता है जिसमें बहुत सारी माताएं, ये कह सकते हैं। इसका हम आगे चलकर देखेंगे। अगला है ए, क जमा ए, के, केशः, केशः, ए, दीर्घ, न जमा ए, ने, स्ने, स्नेह, स्नेह। ठीक है। अगला ओ, ओ का ये मात्रा चिन्ह है, भै जमा ओ, भो, भ जमा ओ, भो, भोजनम, भोजनम। औ, औ का मात्रा चिन्ह ये दो वाला है, इसमें दो है। ए तो होता है, ये ए का चिन्ह है, ऊपर इसके ए की मात्रा होती है, जिस तरह से हम औ बोल सकते हैं इसको। औ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, औ। तो न जमा औ, नौ, नौका, नौका, नौका। न जमा औ, नौ, नौ, नौका, नौका। ठीक है। अगला है अनुस्वर, अनुस्वर अनुस्वर जैसे अंगा, इसको क्या हम उच्चारण करते हैं, अंगा। तो ये होता है ऊपर का कोई भी स्वर होगा उस, या फिर कोई वर्ण होगा, उस वर्ण के ऊपर एक छोटा बिंदु होता है जिसको अंग। जैसे है जमा अंग, ह। जैसे हंस, हंस, फल, फलम।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फल और फलम दोनों एक ही है, हम इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, पर वाक्य में इनका प्रयोग थोड़ा अलग होता है। हम हर किसी भी जगह पर फल या फिर फलम प्रयोग नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ नियम है, वो हम आगे चलकर जानेंगे। लेकिन इनका दोनों का उच्चारण एक जैसा ही होता है। ये फल फलम, फल फल फलम, फल फलम, फल फलम। और इसको जैसे ये अनुनासिक है, इसका उच्चारण जो कि है नाक से होता है, जैसे ह जमा अ, हंस, हंस, फल फलम। अगला है विसर्ग। विसर्ग जैसे ये दो बिंदु अंत में होता है, जैसे आ जमा विसर्ग ओ, अहो, अ जमा विसर्ग ओहो। जैसे रामः, 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 कविः, ई जमा विसर्ग ईहि, कविः, रा, रा, र जमा ए, मैं जमा ए जमा विसर्ग, रामः, कविः। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। एक ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हलंत का प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि वाक्य के मध्य में हलंत का प्रयोग होगा अगर अगले शब्द का पहला वर्ण स्वर है, पहला वर्ण स्वर है। जैसे कि तत्फलम अस्ति, तो यहाँ हमने देखा कि फलम के बाद जो अस्ति है, जो अस्ति शब्द है, इसका पहला वर्ण एक स्वर है, इसलिए यहाँ हलंत का प्रयोग होगा और यही इसका नियम है। वाक्य के मध्य में हलंत का प्रयोग होगा अगर अगले शब्द का पहला वर्ण स्वर है। जैसे तत्फलम अस्ति, वह एक फल है, और अस्ति का पहला वर्ण एक स्वर है, तो इसलिए हलंत का प्रयोग होगा। और अंत में, वाक्य के अंत में हमेशा हलंत का प्रयोग होता है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई शब्द नहीं है, पूरा वाक्य ख़त्म हो गया है, आखिरी में कोई शब्द नहीं है, तो उसमें एक हलंत का प्रयोग होता है। वाक्य के मध्य में अनुस्वर का प्रयोग होगा अगर अगले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है। इसका उल्टा, अगर इस शब्द का पहला वर्ण एक व्यंजन है तो अनुस्वर का प्रयोग होगा। जैसे सहफल खदती, सहफल खदती, वह फल खाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं खादती जो शब्द है, फल के बाद खादती जो शब्द है, उसका पहला वर्ण एक व्यंजन है। ये ख जो है वो व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। हमने पहले अध्याय में ये जाना है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग कैसे होता है या फिर कौन से शब्दों के लिए होता है, वो हम आगे चलकर अध्याय में हम जानेंगे। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोग। तो आज का हमारा अध्याय आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।